ये हार्ड भी, ड्राइव के अंदर सॉरी क्या कह रहे हो? हार्ड ड्राइव के अंदर पार्ट्स मूव करती है ना स्टोरेज वगैरह सेव करने के लिए, और एग्जैक्टली, हार्ड एसएसडी में ड्राइव नहीं में ना, होता ये। हार्ड ड्राइव में रोटेशन होता है ऑफ डिस्क। या तो डिस्क का रोटेशन होता है, या फिर उसके ऊपर एक जैसे डिस्क के ऊपर एक रीडर लगा होता है आके, वो एक जगह रहता है और ड्राइव रोटेट होती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा हार्ड ड्राइव्स में से आवाजें भी आती हैं अक्सर। जब वो काफी जरा पुरानी हो जाती हैं तो हार्ड ड्राइव में से कुछ आवाजें भी आती हैं, कभी जब उनमें से डेटा रीड कर रहे हूँ तो उसमें से आवाजें होती हैं, आती हैं। तो ये इस बात की निशानी होती है कि बस अब हार्ड ड्राइव जो है ना उसका काम तमाम होने ही वाला है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह की हार्ड ड्राइव जिनमें से आवाजें आ रही होती हैं वो बैठ जाती हैं। तो ये हार्ड ड्राइव जो है, ये भी एक बड़ा ही इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर द इयर्स, हमने लास्ट क्लास में भी ये बात की थी कि आज आपके नाखून के बराबर एक एसडी कार्ड आता है, और उसमें आप 512 GB 1 TB तक इंफॉर्मेशन, बल्कि और ज्यादा भी स्टोर कर सकते होते हैं। आप कैमराज में वो कार्ड्स लगाए जाते हैं, डिजिटल कैमराज में, और उस पे आप हजारों तस्वीरें खींच लेते हैं। आपको कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इतनी आसानी है इस एफिशिएंसी के साथ साथ कन्वीनियंस इतनी है कि आप वो एसडी कार्ड निकालते हैं, अपने पीसी में उसको इंसर्ट करते हैं या लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं, और वो सारा डेटा आप अपने पीसी में कॉपी करने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में या सॉलिड स्टेट ड्राइव में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी अब कई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है हमारे पास, उसमें आप फिर कॉपी कर सकते होते हैं। तो ये कन्वीनियंस का हाल है। वरना एक एक दौर था पहले, कि पहले आप सिर्फ एक कैमरे से कोई 36 तस्वीरें खींच सकते थे, 36, और वो भी एक रील में होती थी, और इस साइज की वो रील होती थी, और उस रील में पिक्चर्स के नेगेटिव्स होते थे। उन नेगेटिव्स को फिर आप किसी लैब में देते थे। वो नेगेटिव्स से पॉजिटिव्स यानी पिक्चर्स बन के आती थी जिस भी साइज की आप कहते थे, और फिर आप उन पिक्चर्स को देख पाते थे। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। आज तो आप पिक्चर, यहाँ आपने पिक्चर खींची अपने मोबाइल फोन कैमरा से या किसी डिजिटल कैमरा से, और उसी की स्क्रीन में आपने देख भी लिया। आपको पसंद आई तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आई तो आपने उसको डिलीट नहीं किया, बल्कि आपने एक और ले ली। तो आपने ऐसी ही 10-15 पिक्चर तो वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। तो देयर वाज अ टाइम के हार्ड डिस्क ड्राइव की जो जो टाइप थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था परफॉर्मेंस पे। लेकिन अभी जैसे जब मैंने ये बात शुरू की ना कि एसएसडी होती क्या है, तो किसने ये कहा था कि उससे पीसी जल्दी बूट हो जाता है? किसने कहा था? अच्छा, नवाज नहीं रहा था। हाँ, शाहनवाज ने कहा था। फिर मैंने कहा था। हाँ तो शाहनवाज, अब ये पीसी ऑब्वियसली जल्दी बूट हो जाता है। तो जल्दी बूट हो जाता है इसका मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, और obviously that has become one factor that affects the performance of a CPU। ठीक है, वो सिर्फ जल्दी बूट नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि जो एक्सेस स्पीड है, जो कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में होती है, जिसमें फेच करनी होती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये जो फेच वाला प्रोसेस है, इसमें जो पहले ज्यादा टाइम लग रहा था, अब ये टाइम बहुत कम लग रहा है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, खास तौर पे रैम भी है ऑब्वियसली इसमें, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, और वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे रैम काम कर रही है। तो इसलिए जो एफिशिएंसी ऑफ द सीपीयू है वो इनहेंस हो जाती है। तो ये एक फैक्टर जो है, वो एक एडिशनल फैक्टर जो है वो हमारे सामने वो आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक जो एक्टिविटी है ना, जरा आप लोगों ने ये करना है कि द परफॉर्मेंस, ये जो एक्टिविटी है, सीपीयू इज नॉट ऑलवेज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ मोर कोर्स, यूज द इंटरनेट टू फाइंड आउट व्हाई द परफॉर्मेंस में नॉट ऑलवेज बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर ज्यादा कोर हम ऐड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो। मुझे जरा सा अभी देख के कुछ बताओ कि क्या वजह है कि अगर हम कोर ऐड भी कर दें तो परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू इंक्रीज ना हो। जल्दी से बताओ, ऐसे 2-3 सिनेरियोज बताओ कि क्या, कब होता है ऐसा।
फिर कभी आपको सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है कि वो इतने कोर का एडवांटेज ले सकता है नहीं ले सकता है। ठीक है, और ऐसा सॉफ्टवेयर भी होता है जैसे जो कि सिंगल कोर सॉफ्टवेयर होता है जो ऑप्टिमाइज नहीं होता है इस तरह पे रन करने के लिए। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर ना सिंगल प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं। यानी सिंगल प्रोसेस का मतलब ये है कि वो पहले एक काम पूरा करेगा और उसके बाद दूसरा काम करना शुरू करेगा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 50 कोर का प्रोसेसर लगा लें, वो तो पहले एक ही काम करेगा उसके बाद दूसरा काम शुरू करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। अगर 4 कोर प्रोसेसर है और 4 प्रोसेसेस उस सॉफ्टवेयर में हैं एक साथ जो काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर कोर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक बात है एक ये कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग यूज्ड। अगर ज्यादा कोर डालेंगे तो हीट भी तो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ज्यादा पावर इस्तेमाल हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो जितनी गाड़ी का इंजन भी बड़ा होता है, उतना ज्यादा बड़ा हमें फैन भी चाहिए होता है, उतना ज्यादा कूलेंट भी चाहिए होता है, उतना ज्यादा फ्यूल भी कंजम्पशन होती है। तो जितने कोर डालेंगे उतनी हीट भी प्रोड्यूस होगी और उसी हिसाब से फिर हमें सीपीयू की जो कूलिंग मैकेनिज्म है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। आपने मतलब देखा जितना आप यूज करेंगे उतना आपको ठंडा एग्जैक्ट करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। इसलिए गेम खेलते हुए मुझे अलग से पेडेस्टल फैन लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली गेमिंग के अलग से कूलिंग पैड्स भी आते हैं इब्राहिम, तुमने देखा होगा अक्सर कूलिंग पैड्स भी मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं, और सिर्फ कूलिंग पैड्स नहीं, गेमिंग के लिए अलग से आपको अपने सीपीयू के साथ एक जीपीयू भी लगाना पड़ता है। सीपीयू तो होता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू किसे कहते हैं? ग्राफिकल प्रोसेसिंग ग्राफिकल यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग ठीक है, यूनिट। तो ग्राफिक्स को अलग से प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि सीपीयू पे इतना लोड अगर आप डाल देंगे तो सीपीयू तो गर्म होके बाज दफा परफॉर्म ना भी करे, तो इसलिए ग्राफिक्स को अलग से प्रोसेस करने के लिए जीपीयू लगाया जाता है, और फिर उसके बाद आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है वो अचीव कर सबसे सकते फेमस सर एनवीडिया है ना? हैं। सॉरी? सर सबसे फेमस जीपीयू के लिए एनवीडिया है ना? जी, सबसे फेमस जो है वो एनवीडिया है, और भी कंपनीज हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं, लेकिन एनवीडिया का काफी जीपीयूज के हवाले से। सर सिर्फ 3 ही कंपनीज है मेन, वरना सारे थर्ड पार्टी वो हैं। असल में हम जिन कंपनीज को कंपनीज भी समझते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी वो एचपी का कंप्यूटर या एचपी का लैपटॉप, तो एचपी उस लैपटॉप में क्या बनाता है, ये जरा मुझे कोई बता दे। एचपी की हार्ड ड्राइव होती है क्या? एचपी का प्रोसेसर होता है क्या? एचपी मदरबोर्ड बनाता है क्या? एचपी कोई उसकी एसएसडी या हार्ड ड्राइव बनाता है क्या? या कोई कीबोर्ड बनाता है? क्या बनाता है एचपी? लोगो बनाता है। सर तो सिर्फ डिजाइन हुआ हुआ होता है, मेड इन चाइना होता है। क्या? लैपटॉप में भी सर वो होता है सिर्फ डिजाइन इन सिर्फ चाइना, ट्रेडमार्क मेड इन होता है चाइना। सर वो। एग्जैक्टली exactly. तो वो मुख्तलिफ वेंडर से चीजें बनवा के उनको एक जगह जमा करता है, असेंबल करता है, और अपनी पैकेजिंग करके और लोगो लगा के वो बेच देता है। ऑब्वियसली ये वो प्रॉमिस सेल करता है कि ये जो फंक्शन, ये जो असेंबलिंग हमने की है, दिस विल वर्क, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी आर देयर, जिसके लिए वो वारंटी देते हैं, और बहुत सारी सपोर्ट की जो चीजें होती हैं वो होती हैं। लेकिन ये कि वो तो बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं, वो एनवीडिया या और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से चीजें बनवा के वो आगे उसमें कस्टमाइजेशन कुछ ऐड करके फिर वो मार्केट में सेल भी करते सर लेकिन एचपी तो सारी सीपीयूज और ये सारी चीजें लेके कंप्यूटर बना देती हैं। लेकिन ऐसी भी कंपनीज हैं जैसे जो सीपीयू बनाती हैं, इंटेल एएमडी हो गया, तो वो तो अपनी चीज बना के आगे बेचती है। हैं। बिल्कुल ऐसा है, वो अपनी चीज बना के आगे बेच रही है। उन्हें वो कोई मतलब काम कोई भी गलत नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई काम गलत कर रहा। अब आप कहें कि भाई टेलर क्या काम करता है? टेलर तो ना कपड़ा उसका होता है, ना धागा वो बनाता है, ना वो मशीन जिससे वो सिलाई कर रहा होता है वो उसने बनाई हुई होती है। लेकिन वो क्या करता है, वो इन सब चीजों को लेता है और इन सब चीजों को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, उसको पता होता है कटिंग कैसे करनी है, उसको पता होता है कैसे कोई बटन कहाँ पे कैसे लगाना है। तो वो सब चीजें एक जगह असेंबल करता है और एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने रखता है। आपके कपड़े सिल के आते हैं तो टेलर ही सीता है,
तो ये काम बहुत सारी कंपनीज भी करती हैं, बड़े लेवल पे करती हैं, तो दैट इज वो उसी तरह से उसको डील करती हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारी परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू की। तो सीपीयू के अंदर जो है वो एक इंटरनल क्लॉक होती है विच कंट्रोल्स द स्पीड एट विच इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस, और इसकी जो स्पीड है वो हर्ट्ज में मेजर की जाती है, गीगा हर्ट्ज में आमतौर पे। कितने गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर है? अगर 2 गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर है तो इसका मतलब ये होता है कि इट कैन प्रोसेस 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। 2 बिलियन gigahertz is 2 billion instructions in a second. Obviously इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में प्रोसेस हो रही होंगी, तो अगर आपने कभी वो कंट्रोल ऑल्टर डिलीट दबा के टास्क मैनेजर में सीपीयू की परफॉर्मेंस देखी हो, तो वो 100% ऑक्यूपाइड सीपीयू आ रहा हो। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई सीपीयू, अनलेस एंड अनटिल आपके सिस्टम में कोई वायरस हो, अनलेस एंड अनटिल आपके सिस्टम में कोई ट्रोजन हो, कि आपका सीपीयू 100% यूटिलाइजेशन या 100% बिजी दिखा रहा हो अपने आप को। ठीक है, तो अगर 2 कोर हैं और 2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों कोर 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पर सेकंड वो 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये एक बहुत बड़ा सीपीयू है। सर लेकिन ये सीपीयू आजकल के दौर में स्लो समझा जाता है। असल में हम लोग जो सिस्टम्स आज यूज कर रहे हैं ना, वो जब अगर कभी वक्त मिले तो इंटरनेट पे देखना कि इनिशियली जो सुपर कंप्यूटर डिफाइन किया गया था ना, हम उससे भी ज्यादा अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने घरों में आम टास्क के लिए। देयर वॉज अ टाइम, एक बिल गेट्स को आप लोग सब जानते ही होंगे, उसकी एक किताब है द रोड अहेड। उसने 1987 में वो किताब लिखी थी, और उसमें उसने लिखा था कि 640K, मैं लिख भी देता हूं तुम लोगों को जरा याद दिलाने के लिए, 640K मेमोरी की बात हो रही है, ऑट टू बी इनफ फॉर एवरीबडी। 640K ऑट टू बी इनफ फॉर एवरीबडी। इस बात का मतलब समझते हो? सर ये बहुत ज्यादा कम है। सर उस जमाने में इतनी एप्लीकेशंस भी अच्छी नहीं थी और नए प्रोसेसर्स भी यूज नहीं होते थे, मतलब डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, तो उस हिसाब से लिखा है। अच्छा, ये उसने अपनी किताब में तो लिखा लिखा हुआ भी है, लेकिन बाद में बिल गेट्स ने कहा कि भाई मैंने ये कभी भी नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। वो तो मैंने कहा था कि वो इस वक्त सिस्टम जो है उसके लिए 640K भी शुड बी इनफ फॉर एनीवन। ठीक है, वो ये कहता है कि मैंने ही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम्स को इससे ज्यादा मेमोरी चाहिए होती हो। तो बहरहाल देयर वाज अ टाइम कि जब हमें ऐसा लगता था, क्योंकि उस वक्त मल्टी कोर प्रोसेसर्स या माइक्रो प्रोसेसर्स जिस जिस स्टेज पे आज है उस स्टेज पे नहीं थे। हम समझते थे कि बस यही सारे काम होते रहेंगे, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस रहेंगी। और जो ऑब्वियसली फिर बाद में जब विजन और बेहतर हुआ, तो फिर हमें पता लगा कि भाई ये तो जरा अलग मामला है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक एक्टिविटी है, इट इज पॉसिबल टू चेंज द स्पीड ऑफ सीपीयू यूजिंग ओवरक्लॉकिंग। ठीक है, अच्छा ओवरक्लॉकिंग का क्या मतलब है? अब जरा ये एक्टिविटी इसमें यही है, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जरा सा सर्च करो, देखो। सर जिस तरह गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें यही लिखा होता है कि ओवरक्लॉक करके सीपीयू की स्पीड तेज हो जाती है, जिस तरह एमएसआई आफ्टर बर्नर है। अच्छा, कैसे कर सकते हैं पता है ये? ये मुझे नहीं पता। जो ओवरक्लॉकिंग है उसको करने से ऑब्वियसली होता ही है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उनकी स्पीड तेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक उसकी रिकमेंडेड स्पीड होती है कि जो जिसने उसको बनाया होता है उसकी जो रिकमेंडेड स्पीड होती है वो होती है। आप
कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ज्यादा कैलकुलेशंस पर सेकंड परफॉर्म करके दो, उससे होता यह है कि उसकी परफॉर्मेंस टेम्पररी इंक्रीज हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन लॉन्गर रन में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होती है, और उसमें जो वेयर आउट होने के चांसेस हैं, उसमें जो बर्न आउट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जी इब्राहिम कुछ और कह रहे कभी कभी, हाँ, ये बायोस में होता है ना, इसको जो ऑप्शन होता है सर ओवरक्लॉक। हैं? सॉरी। सर ये बायोस में होता है ना ऑप्शन ओवरक्लॉकिंग करने का। जी बायोस में होता है बिल्कुल, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप F1 का ऑप्शन प्रेस करते हैं, या कुछ सिस्टम्स में डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, तो या ऑल्टर का भी बटन प्रेस करते हैं। ये मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स ने बायोस की सेटिंग्स में जाने के लिए मुख्तलिफ बटन्स जो हैं वो एलोकेट किए हुए हैं। आप जब जाते हैं तो उसमें एक आपके पास ऑप्शन आता है क्लॉक स्पीड का, या एक्सटर्नल क्लॉक लिखा हुआ होगा या क्लॉक स्पीड लिखा हुआ होगा। तो वो आमतौर पे जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशंस होती हैं उस पे सेट होती है। आप उसको तेज कर दें तो वो क्लॉक स्पीड तेज तो हो जाएगी, लेकिन ये कि फिर आपके सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो जरा मुतासर हो सकती है। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी कूलिंग लाइक हो ऐसे। सॉरी। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका कूलिंग भी जो है लाइक हो ऐसे। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे जो रिकमेंडेड सेटिंग्स होती है ना, वो इसी पे ही होती हैं कि आपके जो कूलिंग फैंस या मैकेनिज्म लगा हुआ होता है कूलिंग का, उसको वो मैच कर रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने आपने कहा यार मैं गाड़ी में बड़े टायर लगवा, भाई आपने गाड़ी में बड़े टायर लगवा लिए, रिकमेंडेड जो टायर का साइज था उससे बड़ा टायर अगर लग गया तो होगा क्या? जो गाड़ी का रिकमेंडेड जो और एक्सपेक्टेड फ्यूल एवरेज एवरेज है, इफेक्ट होगा। जो फ्यूल एवरेज है उसकी वो बढ़ जाएगा। एक चीज, जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है, जो गाड़ी का कंफर्ट है, वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो गाड़ी का टर्निंग रेडियस है वो इफेक्ट हो सकता है। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज कॉन्सिक्वेंसेज, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो तो क्लॉक स्पीड में तो ऑब्वियसली रिस्क जरा ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई जल ना जाए चीज, अगर सीपीयू अपनी रिकमेंडेड स्पीड से ज्यादा। और जलता वो इसलिए नहीं है कि उसे क्लॉक स्पीड से मसला है, जलता वो इसलिए कि एडिक्वेट कूलिंग मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं, इंटरनल कूलिंग मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं। जी हसन। सर मैंने एक वीडियो देखी थी कि कुछ लोगों ने नया इंटेल का सीपीयू को 9 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर दिया था, तो उन्होंने कूल डाउन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल किया था। अच्छा। या कोई ऐसा ही कुछ उन्होंने बहुत ठंडा कुछ ऐसा कुछ किया था इस्तेमाल। हाँ, तो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, और वो यही देखने के लिए करते हैं कि कितने देर तक ये चीज सस्टेन कर सकती है, हम क्लॉक स्पीड कितनी बढ़ा सकते हैं, और यही सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर एक एक रिकमेंडेड क्लॉक स्पीड देता है किसी भी पर्टिकुलर सीपीयू के लिए, ठीक है, कि वो इतनी देर तक फिर सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन कंपोनेंट की जो ऑपरेटिंग स्पीड है हम वो बढ़ा सकते। ठीक है, नॉर्मली इसलिए बढ़ाई जाती है कि जी वो किसी एक पर्टिकुलर चिप की या किसी पर्टिकुलर वो हमारा जो कंपोनेंट है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा दें कुछ टेम्पररी, किसी टेम्पररी पर्पस के लिए। ठीक है, जस्ट
क्या हो गया भाई? जाओ, ये यहाँ आ गए पूछने के लिए कि क्या हो गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने कैशे की बात ऑलरेडी की थी कल, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी। कैशे की बात हमने ऑलरेडी की थी। सीपीयू का एक कैशे होता है, और हमने कौन से इंटेल के कौन से प्रोसेसर की बात की थी, उसका नाम क्या था, याद है किसी को? सेलेरॉन। सेलेरॉन जो प्रोसेसर था। और इसके अलावा इंटेल का ना एक और भी प्रोसेसर था, एटम। वैसे ही इसकी जरा कोशिश करो, इसकी इसकी डिटेल जरा पता करना कि इन प्रोसेसर्स की क्या खास बात थी, इंटेल ने इनको क्यों बनाया था, और ये किस स्पेशल पर्पस को सर्व करते थे। ठीक है, तो हम ये अगली क्लास में जरा इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। इनके प्रोसेसर्स के बारे में पता होना, ये सारा हमें जो हार्डवेयर नॉलेज हमें होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उसको जरा सा हम ऑगमेंट करेंगे ये सब चीज। ठीक है, तो कैशे मेमोरी इसीलिए होती है कि हम अपने प्रोसेस को ज्यादा तेजी से कर सकें, कंप्लीट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, और ऑब्वियसली दैट इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। ठीक है, और ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता दो, विच सीपीयू कैन प्रोसेस मोर इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम, अ क्वाड कोर और अ डुअल कोर? व्हाट फोर सर? क्वाड। क्वाड कोर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो क्वाड कोर में डिपेंड करता है। कितने कोर्स हैं? फोर। 4। चार। चार। अच्छा, ये बात भी ठीक है, ये किसने कहा? इब्राहिम ने कहा मेरा ख्याल है, कि ये तो इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर ये क्वाड कोर है 1.2 गीगाहर्ट्ज और ये डुअल कोर है 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो फिर कौन सा होगा? डुअल कोर। डुअल कोर। डुअल कोर सर। नहीं, कोड को सर। देखो उसमें फिर ना एक, उसमें फिर एक फर्क ये आ जाएगा। अभी हमने कोर्स की बात क्या की, कोर्स का एडवांटेज ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस यानी मल्टीपल थ्रेड्स एक वक्त में एग्जीक्यूट हो सकते हो। ठीक है, तो एक अगर सॉफ्टवेयर है जो कि चार प्रोसेसेस हैं उसमें, और वो चार प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्वाड कोर की स्पीड अगर 1.2 गीगाहर्ट्ज भी है तो 1.2 गीगाहर्ट्ज का मतलब बहुत है। ठीक है, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज कितने होते हैं पता है? 2.4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, 1.2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, बहुत है ये। तो क्लॉक्स इसका मसला नहीं है। मसला कोर्स का है कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कैन अ डुअल कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज सीपीयू प्रोसेस? 2.4 बिलियन। कितनी? 2.4 बिलियन। 2.4 बिलियन। 2.4 बिलियन नहीं, 2 बिलियन 4 बिलियन। मिलियन। अरे 4.8 बिलियन। 4.8 बिलियन। दो कोर है ना, क्या हो गया? पर कोर देखो, जो स्पीड होती है ना वो पर कोर होती है। ये लिखा हुआ, अभी हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये लिखा हुआ, if a computer has two cores, each core can process 2 billion instructions a second। अभी हमने पढ़ा था ये, तो ये याद रखना जरा सा। ठीक है, चल। अब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये क्या होती हैं भाई? अब ये तुम लोग मुझे बताओ, ये हमने कुछ बात तो की थी इसकी उस दिन। ये जो बारकोड स्कैनर है, ये कहीं देखा है आप लोगों ने जी सर, शॉपिंग मार्ट्स में। शॉपिंग सर मार्ट्स मेरा वगैरह? मोबाइल, जी सर। सर मोबाइल बारकोड स्कैनर होता है सर। वेरी गुड। तो मोबाइल में कैमरे के थ्रू आप बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और आप बार कोड के साथ साथ कौन सा कोड स्कैन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? क्यूआर कोड। ये क्यूआर। क्या होता है? क्यूआर कोड क्या होता मतलब एक लिंक होता है जो कि कोड की फॉर्म है? में होता है। क्यू और आर का क्या मतलब है?
ये तो हम कब से सुन रहे हैं, QR कोड, QR कोड, QR कोड। क्या होता है भाई ये QR कोड, कहाँ से आ गया? क्विक क्विक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। हाँ, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, और QR कोड आपने देखा होगा होता भी इस तरह का है कुछ। जिसमें इसमें कोई रैंडम सा पैटर्न बना होता है जो हमें नजर सही समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा, रैंडम सा पैटर्न नहीं होता ये तो, एक ऑब्वियसली एक एक पैटर्न होता है। मशीन रीडेबल स्पेसिफिक ठीक पैटर्न है, होता ये एक मशीन रीडेबल पैटर्न होता है जिसकी वजह से किसी भी इनपुट, किसी भी रीडर को ये समझने में कि इस पे इंफॉर्मेशन क्या है वो आसानी होती है। ये इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है कि इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। हम आमतौर पे ये देख रहे होते हैं ना कि ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया गया किसी तरह की इंफॉर्मेशन को। ये फॉर एग्जांपल एक बार चार्ट है। ठीक है, एक तरीका इसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का ये है, एक तरीका इसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का ये है। दो ग्राफ्स मैंने बनाए, एक तरीका इसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का ये है, ये एक डिफरेंट तरह का बार चार्ट है। तो अगेन इंफॉर्मेशन जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट की जा सकती होती है। और ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन कोई सेल्स डेटा होगा या कुछ भी होगा। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। तो किसी जगह का एड्रेस, आमतौर पे हम वेबसाइट एड्रेसेस को QR कोड में, कोई फोन नंबर हो वो QR कोड में रिप्रेजेंट करना समझते हैं कि सिर्फ यही हो सकता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम QR कोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब तक जो यूटिलाइजेबल यूजेबल इंफॉर्मेशन है वो इसी तरह की है, कोई वेबसाइट एड्रेस या कोई फोन नंबर वगैरह इस तरह का है। हम जैसे यूनिवर्सिटी में QR कोड स्कैनिंग, QR कोड जो है वो हर बच्चे के जो ID कार्ड होता है यूनिवर्सिटी का उसमें बिल्ड करते हैं। और वो QR कोड जो है वो अटेंडेंस के लिए, वो QR कोड लाइब्रेरी से बुक इशू करने के लिए, उसमें उस QR कोड में उसकी इंफॉर्मेशन का लिंक होता है और या उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और वो इंफॉर्मेशन जैसे कोई बुक लाइब्रेरी से इशू करवा रहा है तो उसको बजाय इसके कि वो पूरा प्रोसेस